हेलो स्टूडेंट, थोड़ा लाइट चली गई है, ठीक, इसलिए थोड़ा साफ नज़र नहीं आएगा। तो ठीक, लाइट थोड़ा चली गई है, आ जाएगी अभी। तो इसमें आपको सिर्फ समझना है और लिखने के लिए तो हम आपको भेज ही देते हैं पीडीएफ। तो जैसे हम पीडीएफ भेजें वैसे ही लिखना है, सिर्फ इसमें आपको समझना है, ठीक। कल हमने आपको विभिन्न पथों द्वारा जो ग्लूकोज होता है उसका विघटन बताया था, श्वसन भी बताया था कि श्वसन क्या होता है, ठीक। अब आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, मतलब श्वसन किन किन अंगों के माध्यम से होता है और श्वसन के लिए कौन कौन से अंग महत्वपूर्ण होते हैं। श्वसन में क्या होता है, जो हम वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं या ग्रहण करते हैं वो हमारे ब्लड या रक्त में कैसे मिलती है, ठीक। ये तो आप जानते ही हैं कि श्वसन में ब्लड में अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल भी होना चाहिए। ऑक्सीजन ब्लड में कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर कैसे आती है, ठीक। तो इसकी दो प्रोसेस होती हैं, एक तो अंतः श्वसन, दूसरा उच्च श्वसन। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, जो अंतः श्वसन और उच्च श्वसन होता है इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कैसे करती है, कौन कौन अंगों से करती है, ठीक। तो हेडिंग डालेंगे मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन कौन से तंत्र मिलकर श्वसन तंत्र बनाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको ये हेडिंग डालनी है। हेडिंग डालने के बाद आपको ये डायग्राम बनाना है नीचे तक। ये डायग्राम इस क्रम में है, वायु सबसे पहले कहाँ से प्रवेश करती है और होती हुई इन अंगों से होती हुई कहाँ तक पहुँचती है, ठीक। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना। सबसे ऊपर है नासाद्वार। ये चित्र आपको बुक में मिल जाएगा, आपके पास बुक्स होंगी, किताब होंगी, तो ये चित्र आपको किताब में मिल जाएगा। आप किताब से चित्र बना लेना, क्योंकि चित्र की सहायता से हमें आसानी हो जाती है समझने के लिए, ठीक। तो सबसे पहले जो वायु होती है, ऑक्सीजन होती है, मानव के नासाद्वार से प्रवेश करती है, ठीक। नासाद्वार या मुख गुहा से कभी कभी प्रवेश करती है, लेकिन मेनली क्या होता है, हम नासाद्वार से ही वायु लेते हैं, तो नासाद्वार से प्रवेश करती है। अब नासाद्वार आगे चलकर मुख गुहा से मिलती है, उस स्थान को कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं, ग्रसनी। मतलब सबसे पहले वायु जो पहुंचती है वो नासाद्वार में पहुंचती है, नासाद्वार से थोड़ा अंदर नीचे की ओर जाती है, फिर वो कहाँ पहुंचती है, ग्रसनी में। ग्रसनी क्या, ये वाला हिस्सा क्या होता है, ग्रसनी का होता है, जहाँ पर मुख गुहा और नासाद्वार मिलते हैं। मतलब इधर क्या होता है, मुख गुहा और नासाद्वार दोनों मिलते हैं। अब यहाँ से सीधा एक नली जाती है अंदर। देखो, मुख गुहा और नासाद्वार से दो अलग अलग नलियाँ जाती हैं, ठीक। और ग्रसनी कहाँ, ये दोनों मिलके सीधी एक नली जाती है। अब वायु ग्रसनी से होती हुई कहाँ पहुंचती है, कंठ में। कंठ क्या होता है, ये वाला, ये हमारा कंठ होता है। ग्रसनी से होती हुई कहाँ पहुंचती है, कंठ में पहुंचती है। अब कंठ से नीचे की ओर देखो, कंठ से नीचे का हिस्सा होता है, जो ये इतना हिस्सा होता है, वो होता है श्वास नली, ठीक। कंठ से होती हुई फिर कहाँ पहुंचती है, श्वास नली में पहुंचती है।
श्वास नली के नीचे उपास्थि वलय होते हैं, मतलब रिंग टाइप की ऐसी संरचना होती है, ऐसी रिंग टाइप की संरचना होती है, गोल गोल रिंग होते हैं जो हमारे इधर होते हैं। आपने अपने कंठ के नीचे देखा होगा, इस हिस्से में गोल गोल रिंग जैसी संरचनाएं होती हैं, इनमें निरंतर गति होती रहती है जिससे भोजन नीचे की ओर जाता रहता है। तो इतना हिस्सा जो होता है वो उपास्थि वलय का होता है, रिंग्स पाए जाते हैं। ठीक, उपास्थि वलय के बाद जो वायु होती है कहाँ पहुंचती है? श्वसनी में। श्वसनी होती है फेफड़ों से, जब जो नली वायु नली होती है फेफड़ों के जस्ट ऊपर होती है श्वसनी, वायु पहुंचती है श्वसनी में। ठीक, श्वसनी के बाद वायु पहुंचती है श्वसनिकाओं, जो फेफड़ों के अंदर ये संरचना होती है, ये ऐसी एक संरचना बगल में बनी होगी, चित्त के बगल में कूपकाओं की। तो फेफड़ों के अंदर जब पहुंचती है श्वसनी तो कई भागों में बढ़ जाती है। ठीक, जो श्वसनी होती है जब फेफड़ों के अंदर जैसे ही पहुंचती है तो वो कई भागों में बढ़ जाती है और पूरे फेफड़े को कवर कर लेती है जाल के रूप में। ठीक, तो अंदर का हिस्सा होता है फेफड़ों के अंदर, वो होता है श्वसनिका। फिर वायु कहाँ पहुंचती है? श्वसनिका में पहुंचती है। श्वसनिका से कूपकाओं में पहुंचती है। कूपका लास्ट स्टेज होती है। कूपका की सहायता से जो शुद्ध ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में मिक्स होती है फेफड़ों के अंदर। मतलब अगर हम कह सकते हैं जैसे श्वसनी है, श्वसनी में पहले वायु पहुंची, अब श्वसनी के बाद वायु कहाँ पर पहुंची? फेफड़ों के अंदर। कहाँ पहुंची? फेफड़ों के अंदर। श्वसनी के बाद वायु फेफड़ों के अंदर पहुंची। जब वायु फेफड़ों के अंदर पहुंच जाएगी तो फेफड़ों के अंदर ये जो श्वसनी है कई भागों में बट जाएगी। ठीक, तो जो मेन स्ट्रक्चर होता है, मेन लाइन होती है, उसे कहते हैं श्वसनिका। और श्वसनिका के साइड में कई जाल जैसी संरचनाएं होती, कीप जैसी संरचना, इसे कहते हैं कूपिका। और जैसे ही कूपिका में वायु पहुंचती है वहां से ये ब्लड में मिक्स हो जाती है और यहीं से ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है या शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड खींच ली जाती है और हमारे शरीर से बाहर कर दी जाती है। तो देखो सीधा सीधा है, पहले नासाद्वार से एयर गई। ठीक, नासाद्वार से एयर कहाँ पहुंची? ग्रसनी में। ग्रसनी से पहुंची कंठ में, कंठ से पहुंची श्वास नली में, श्वास नली से पहुंची श्वसनी में, श्वसनी से पहुंची फेफड़ों में, फेफड़ों में अंदर प्रवेश करे। फेफड़ों के अंदर प्रवेश करने के बाद ये पहुंचती है श्वसनिका में। जो मेन जो श्वसनी जब फेफड़ों के अंदर पहुंचती है तो ये बन जाती है श्वसनिका इधर। और श्वसनिका के चारों ओर एक जाल सा फैला रहता है जिसे कहते हैं कूपिका। जब कूपिका के अंदर पहुंचती है फिर ये ब्लड में मिक्स हो जाती है। ठीक, तो ये सही क्रम है। आपको ये चित्र पहले ये स्ट्रक्चर बनाना है, ऐसे सीधा क्रम में वायु के किधर से होकर जाती है, फिर आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है। फिर लिखने के लिए हम आपको PDF में भेज देंगे, यही लिखना है। पहले नासाद्वार से प्रवेश करते ग्रसनी पहुंचती, ग्रसनी से कंठ में, ऐसे ही आपको लिखना है। वो हम PDF में जैसा भेजेंगे आपको लिखना वैसे ही है। ठीक, जैसा हम आपको PDF में भेजेंगे आपको वैसे ही लिखना है। अब जब ब्लड में मिक्स हो जाती है तो हमारे ब्लड को शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। तो देखो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि किसकी सहायता से शुद्ध ऑक्सीजन ब्लड में मिलती है, तो कूपकाओं की सहायता से। कूपकाओं का संबंध होता है फेफड़ों से सीधे हमारे ब्लड में और ब्लड में शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचती है। अब एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि रक्त को शुद्ध करने का कार्य किस अंग में होता है? तो देखो कूपकाओं में नहीं होता है। रक्त को शुद्ध करने का कार्य किडनियों का होता है। किडनी रक्त को शुद्ध करती हैं और रक्त में ऑक्सीजन मिक्स करने का कार्य होता है कूपकाओं का। फेफड़ों के अंदर जो कूपकाएं होती हैं उनका कार्य होता है अंदर मिक्स करने का। ठीक, अब इस दौरान दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ये भी हमको समझना जरूरी है। कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? एक तो अंतः श्वसन और दूसरा उच्च श्वसन। अंतः श्वसन का मतलब होता है जब हम एयर अंदर लेते हैं तो ये कहलाता है अंतः श्वसन, और जब हम उसी एयर को वापस वायुमंडल में छोड़ते हैं तो ये कहलाता है उच्च श्वसन। ठीक, तो दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, अंतः श्वसन और उच्च श्वसन।
अब अंतः श्वसन में क्या होता है, वक्षीय गुहा फैल जाती। नंबर 1, अंतः श्वसन में वक्षीय गुहा फैल जाती। वक्षीय गुहा क्या है, वक्ष जो पसलियों का ढांचा होता है वो कहलाता है वक्ष। जब हम एयर अंदर लेते हैं तो अंतः श्वसन में वक्षीय गुहा क्या फैल जाती। जब एयर अंदर जाएगी तो वक्षीय गुहा क्या फैल जाएगी। तो अंतः श्वसन का पहला नंबर है अंतः श्वसन में वक्षीय गुहा फैल जाती है। और दूसरे स्थान पर उच्च श्वसन। उच्च श्वसन में क्या होता है, वक्षीय गुहा मूल अपने स्थान में वापस आ जाती। जब हम एयर को बाहर निकाल देते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, तो हमारा वक्ष उसी स्थान में आ जाता है जिस स्थान में होता है। तो दूसरा नंबर है वक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। इसका दूसरा नंबर है अंतः श्वसन में पसलियों से संलग्न पेशियां क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। अंतः श्वसन में जो पसलियों से संलग्न पेशियां होती हैं, कूपकाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। क्योंकि जब उनमें एयर भरती है फेफड़ों में तो वो सिकुड़ जाती हैं। और उच्च श्वसन में क्या, जब हम ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं तो उस श्वसन में क्या होता है, पेशियां, अंदर की पेशियां क्या हो जाती, शिथिल हो जाती, मतलब नॉर्मल अपनी स्थिति में आ जाती है। अगला नंबर है वक्ष बाहर की ओर गति करता है। मतलब जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं अंतः श्वसन में तो वक्ष बाहर की ओर गति करता है या फूलता है तो बाहर की ओर गति करता है। ठीक। और उच्च श्वसन में क्या होता है, अपने उसी स्थान पर वापस आ जाता है। उच्च श्वसन में वक्ष अपने उसी स्थान पर, जब हम एयर बाहर निकाल लेते हैं तो पुनः उसी स्थान पर वापस आ जाता है। चौथा पार्ट है वक्षीय गुहा में वायु दाब कम हो जाता है। जब हम एयर को अंदर लेते हैं या ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो वक्षीय गुहा का वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब वायु दाब कम हो जाता है तो वायु फेफड़ों में भर जाती है। जब नॉर्मल रहता है तो हमारे फेफड़ों के अंदर वायु दाब कम हो जाता है, जिससे वायु क्या अंदर फेफड़ों में भर जाती है। और श्वसन में क्या होता है कि वायु दाब बढ़ जाता है। जब वायु का दबाव बढ़ जाएगा तो फेफड़ों से वायु क्या होगी, बाहर निकल आएगी। ठीक। तो ये प्रोसेस होती है सांस लेने और छोड़ने में। सिंपल सा टॉपिक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वायु सबसे पहले नासाद्वार में से प्रवेश करती है, नासाद्वार से ग्रसनी में, ग्रसनी से कंठ में। और ये सभी क्रम हमारे कैसे रेस्पिरेटरी के तंत्र के क्या है, हिस्सा हैं। नासाद्वार से ग्रसनी में ये सभी जैसे हमने लिखे हैं वैसे ही इधर से ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही इसमें भी ऊपर से नीचे की ओर उसी क्रम में लिखे हुए हैं। नासाद्वार से ग्रसनी में, ग्रसनी से कंठ में, कंठ से श्वास लेने में, श्वास से श्वसनी में, श्वसनी से श्वसनिका में। फिर वायु क्या है, फेफड़ों के अंदर पहुंच जाती है। फेफड़ों के अंदर कूपकाएं होती हैं, कूपकाओं से सीधे रुधिर वाहिनियों में प्रवेश कर जाती है। तो आपको ये क्रम आपको याद रखना है। इसी क्रम से इसके बाद ये चित्त बनाना है। चित्त बनाने के बाद ये टॉपिक थोड़ा लिखना है। उसके बाद मानव में श्वसन क्रिया, मतलब अंतः श्वसन, और उस श्वसन में अगर अंतर आ जाए तो भी यही लिखना है, और अगर रेस्पिरेटरी तंत्र आ जाए तो भी यही लिखना है। ठीक। तो इतनी चीज़ें आपको करनी है, लिखनी है। ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कम लिखेंगे तो वो अच्छे से याद हो जाता है। ज़्यादा लिखने में अच्छे से समझ में भी नहीं आता। तो कम नहीं है, काफ़ी है आपके लिए। एक दिन का वर्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि डायग्राम भी बनाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में इससे आगे जो प्रोसेस होती है परिसंचरण तंत्र, मतलब हमारे शरीर में ब्लड कैसे घूमता है, हृदय में कैसे आता है, हृदय से वापस कैसे जाता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, धन्यवाद।